हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद आराधना चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पेड़ पौधे एवं जंतु। तो ये है एबीएस का क्लास 7। तो आप लोग क्लास को अवश्य ही शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो यूपी टेट के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पेड़ पौधे एवं जंतु में। सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण देखते हैं कि सजीवों का वर्गीकरण किसने किया था। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आर.एच. व्हिटेकर के बारे में पढ़ते हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में सजीवों को 5 वर्गों में विभक्त किया था। कितने वर्गों में विभक्त किया था? 5 वर्गों में। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत, कवक, जंतु जगत और पादप जगत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनेरा जगत। ठीक है, ध्यान रहे इनका नाम पूछता है कि 5 सजीवों को 5 वर्गों में विभक्त किसने किया था? तो आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक है, तो पहला कौन सा है? मोनेरा जगत है। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से 5 जगत हैं, उसके बाद सबका वर्णन करेंगे। दूसरा कौन सा है? प्रोटिस्टा है। तीसरा कवक। 4 जंतु जगत और 5 कौन सा है? पादप जगत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनेरा जगत। ध्यान रहे एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनेरा जगत के अंदर सभी जीवाणु आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया सर्वाधिक संख्या में सूक्ष्म जीवों में सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया सर्वाधिक संख्या में सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। जीवाणु एक कोश की संरचना की होती है। कैसी होती है जीवाणु? तो एक कोश की संरचना की। और इसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है। कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है और भोजन का तरीका अलग अलग होता है। कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और आइए एक एक पॉइंट देखते हैं। तो मोनेरा जगत के जो जीव हैं वो कैसे हैं? तो एक कोश की हैं। ठीक है, कैसे हैं जीव? एक कोश की जीव हैं। इसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। और केंद्रक विकसित नहीं होता है इसमें। मोनेरा जगत में केंद्रक विकसित नहीं होता है। कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है कोशिका? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। कोशिका प्रोकैरियोटिक मतलब कोशिका सरल डीएनए केंद्रक में बंद नहीं होता है। ठीक है, कोशिका सरल होता है और डीएनए केंद्रक में बंद नहीं होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और इसका उदाहरण है बैक्टीरिया। सारे जीवाणु आते हैं लेकिन बैक्टीरिया हो गया और नील हरित शैवाल भी आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। और भोजन का तरीका इसमें अलग अलग पाया जाता है। कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, भोजन का तरीका अलग अलग। और प्रजनन कैसे होता है इसमें? तो अधिकतर द्विखंडन द्वारा
तेजी से बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? तो द्विखंडन द्वारा तेजी से बढ़ते हैं। प्रजनन द्विखंडन द्वारा, ठीक है। आइए जीवाणुओं से होने वाले लाभ तथा हानियां देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाभ देखते हैं, जीवाणुओं से क्या लाभ मिलता है हम लोगों को, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हानियां देखेंगे। तो यह क्या करता है? पहले दूध को दही में परिवर्तित करता है, ठीक है। कौन सा जीवाणु परिवर्तित करता है दूध को दही में? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा जीवाणु करता है परिवर्तित? तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और दही में क्या पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में पूछे आपसे क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और दूध से दही में परिवर्तित कौन करता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। और परिवर्तन किस विधि द्वारा होता है? तो किण्वन द्वारा, ठीक है। परिवर्तन अगर आपसे पूछे किस विधि द्वारा होता है, तो किण्वन द्वारा होता है। ठीक है। दूध लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही में परिवर्तित हो जाता है और दही के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध से दही में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। और जीवाणु के द्वारा प्रत्येक जैविक औषधि भी बनाई जाती है। और क्या है लाभ इसका? तो औषधि बनाया जाता है जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है। औषधि निर्माण। आगे हम लोग देखते हैं राइजोबियम जीवाणु के कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। किस जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? तो राइजोबियम जीवाणु के कारण होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है? तो राइजोबियम द्वारा होता है। और राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? तो दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राइजोबियम अगर आपसे पूछे कहाँ पाया जाता है, तो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में, ठीक है। अब हानियां देखते हैं, क्या क्या हानि होती है जीवाणुओं से। तो ये रोग फैलाते हैं। कुछ बैक्टीरिया मनुष्य में कई बीमारियां फैलाते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक। और भोजन खराब करते हैं, पौधों में रोग पैदा करते हैं, पानी और वातावरण दूषित करते हैं, पशुओं में बीमारियां फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। इनसे हानियां क्या है? क्योंकि ये रोग फैलाते हैं। कौन कौन से रोग? हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक आदि। ठीक है। रोग फैलाते हैं कौन कौन से? हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक आदि। भोजन खराब करते हैं, पौधों में भी रोग फैलाते हैं, पानी और वातावरण को दूषित करते हैं, पशुओं में बीमारियां फैलाते हैं। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कौन सा जगत पढ़ रहे थे हम लोग? मोनेरा जगत। तो इसके जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकी होते हैं, केंद्रक विकसित नहीं होता है, कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, दारव बैक्टीरिया। और भोजन का तरीका अलग अलग होता है, प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। और इसके लाभ क्या हैं? तो दूध से दही में परिवर्तित करता है,
तो किस में लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। परिवर्तन को किण्वन कहते हैं। औषधि निर्माण में सहायक है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम, और राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों में। और हानियाँ क्या है? तो रोग फैलाते हैं, भोजन खराब करते हैं, पौधों में भी रोग फैलाते हैं, पानी और वातावरण दूषित करते हैं, और पशुओं में बीमारियां फैलाते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रोटिस्टा जगत। कौन सा अब पढ़ेंगे हम लोग? प्रोटिस्टा जगत दूसरा है, ठीक है। दूसरा हम लोग कौन सा जगत पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीव आते हैं, प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीव आते हैं जो अधिकतर एक कोशिकी होते हैं और जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। मोनेरा में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है और इसमें होता है। इन्हें यूकैरियोटिक जीव भी कहते हैं, ठीक है। क्या है प्रोटिस्टा? आइए पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीव आते हैं जो अधिकतर एक कोशिकीय, चलिए पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीव आते हैं जो अधिकतर एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, और जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। कैसा केंद्रक पाया जाता है? सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, और इन्हें यूकैरियोटिक जीव भी कहते हैं। आइए इनकी विशेषताएं देखते हैं। तो ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। केंद्रक कैसा होता है? विकसित होता है। कैसे होते हैं ये? एक कोशिकीय, केंद्रक विकसित। केंद्रक कैसा होता है इनमें? तो विकसित होता है। जल या नम स्थानों पे पाए जाते हैं। कैसे स्थानों पे पाए जाते हैं? तो जल या नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे तालाब, नदी, गीली मिट्टी आदि। इसमें भी भोजन का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। भोजन का तरीका अलग अलग, कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं, और चलने फिरने की क्षमता पाई जाती है इसमें, ठीक है। कुछ जीव कुटपाद, रोम या कशाभिका की मदद से चलते हैं। चलने फिरने की क्षमता पाई जाती है इसमें, और किसकी सहायता से चलते हैं? तो कुटपाद, रोम या कशाभिका की सहायता से, ठीक है। इसके उदाहरण क्या है? अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। उदाहरण में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और कुछ प्रोटिस्टा में कोशिका संलयन, अलैंगिक एवं युग्मनज बनने के कारण लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। कुछ प्रोटिस्टा में कोशिका संलयन, अलैंगिक एवं युग्मनज मतलब जाइगोट बनने के कारण लैंगिक प्रजनन होता है। अब इनका लाभ हम लोग देखते हैं, क्या क्या लाभ है इनसे।
लाभ क्या है, तो जल में खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग है ये, और कुछ प्रोटिस्टा ऑक्सीजन बनाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बनाने में मदद, और खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग। चलिए इनसे देखते हैं हानियां क्या हैं। तो कुछ रोग फैलाते हैं और दूषित पानी में दूषित पानी के संक्रमण, कुछ रोग फैलाते हैं और दूषित पानी से संक्रमण फैल सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, कवक। तो कवक क्या है, आइए जानते हैं। तो कवक ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये भोजन के लिए मृत या सड़े गले पदार्थों अथवा दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, कवक ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और ये भोजन के लिए मृत सड़े गले पदार्थों अथवा दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। आइए देखते हैं कवक के बारे में। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। क्लोरोफिल नहीं होता है। ये परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं ये परपोषी, दूसरे पे आश्रित होते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है इसमें, कोशिका भित्ति पाई जाती है। नम और अंधेरी जगहों में उगते हैं। कहाँ उगते हैं ये, तो नम और अंधेरी जगहों पर। और बीजाणुओं द्वारा इनमें प्रजनन होता है। किसके द्वारा होता है प्रजनन, बीजाणुओं द्वारा। इनके उदाहरण, बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं कवक, इसमें कौन कौन से आते हैं। तो मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी। कौन कौन से हैं, मशरूम, ईस्ट, ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी। कवक की संरचना कैसी होती है, कवक की संरचना कैसी होती है, बहुकोशिकीय होती है और ये प्रतिजैविक औषधियाँ बनाने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं, प्रतिजैविक औषधियाँ बनाने के काम आते हैं कवक। और इनको जीवाणु तथा कवक को पृथ्वी के अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है, अपमार्जक कहा जाता है किसको, तो जीवाणु और कवक को कहा जाता है। कवक में जनन की प्रक्रिया विखंडन, खंडन तथा मुकुलन द्वारा होती है। ठीक है, जनन प्रक्रिया कैसे होती है इसमें, जनन प्रक्रिया कैसे होती है, विखंडन, खंडन तथा मुकुलन द्वारा होती है। और रोटी तथा बियर बनाने के लिए एक कोशिकीय कवक जैसे ईस्ट का उपयोग किया जाता है। बियर बनाने के लिए कैसे, बियर बनाने के लिए एक कोशिकीय
कवक। जैसे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है बियर बनाने के लिए? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। आइए अब कवक से होने वाले लाभ के बारे में देखते हैं, क्या क्या हम लोगों को लाभ प्राप्त होता है। तो ये क्या करते हैं, मृत जीवों को सड़ाकर वातावरण साफ करते हैं, ठीक है, वातावरण साफ रखते हैं। ईस्ट से ब्रेड और केक बनते हैं, ठीक है, ईस्ट से क्या बनता है? तो ब्रेड और केक। कुछ दवाइयाँ बनाने में भी उपयोग होता है इनका, ठीक है। आइए इनसे हानियाँ देखते हैं, क्या क्या हानियाँ हैं। तो भोजन खराब कर देते हैं, ठीक है, भोजन खराब कर देते हैं, पौधों में रोग फैलाते हैं, कुछ त्वचा रोग भी पैदा करते हैं। और सहजीवी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सहजीवी हम लोग समझते हैं क्या होते हैं सहजीवी। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ऐसे जीव जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा दोनों का लाभ होता है, सहजीवी, ठीक है, सहजीवी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और दोनों को लाभ होता है, ठीक है, क्या होता है, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। जैसे लाइकेन शैवाल है, ठीक, कौन सा है? लाइकेन और शैवाल। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन को प्रदूषण का सूचक कहते हैं। ये क्या होता है? प्रदूषण सूचक होता है लाइकेन। और जो शैवाल होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रदूषण में वृद्धि होने पर लाइकेन की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे पता चल जाता है, और कवक शैवाल को अपने ऊपर या अंदर स्थान देता है, ठीक है। प्रदूषण सूचक होता है लाइकेन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जो 4 वर्गीकरण कौन सा था? जंतु जगत। हम लोग कौन कौन सा पढ़ लिए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत। तो जंतु जगत में क्या होता है? तो इसमें होता है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु जगत में। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में दिया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। कब? 1859 में।
और इनकी पुस्तक का नाम जिसमें दिया था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शरीर की बनावट के आधार पे। तो शरीर की बनावट के आधार पे जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है अकशेरुकी जंतु और दूसरा है कशेरुकी जंतु। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकशेरुकी जंतु, उसके बाद पढ़ेंगे कशेरुकी जंतु। और जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। कब? 1859 ईस्वी में। ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अकशेरुकी। तो अकशेरुकी जंतु किसे कहते हैं? तो जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसे अकशेरुकी जंतु कहते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और संख्या में सबसे अधिक होते हैं। संख्या में सबसे अधिक। उदाहरण इनका देखते हैं। रीढ़ की हड्डी नहीं होती है अकशेरुकी जंतु में, संख्या में सबसे अधिक होते हैं। और उदाहरण क्या है? स्टारफिश, हाइड्रा। उदाहरण जरूर याद रखिएगा क्योंकि उदाहरण देके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑक्टोपस, घोंघा, केकड़ा आदि। चलिए अब हम लोग दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। दूसरा कौन है? कशेरुकी है। तो इसमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है कशेरुकी जंतु में। रीढ़ की हड्डी होती है। मस्तिष्क व हृदय बाकी जंतुओं से ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, मस्तिष्क व हृदय बाकी जंतुओं से ज़्यादा विकसित होता है। हृदय जो होता है 2 या 3 या 4 चैम्बर वाला होता है। कैसा होता है हृदय? तो 2 या 3 या 4 चैम्बर वाला होता है। उदाहरण सांप हो गए, स्तनपायी जंतु हो गए, स्तनधारी भी बोलते हैं, मछलियाँ, पक्षी। ठीक है, इनके 5 भाग होते हैं। कशेरुकी जंतुओं के कितने भाग होते हैं? 5 भाग। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है मछलियाँ। ये पानी में रहती हैं, गलफड़ों से सांस लेती हैं। उभयचर, जल और जमीन दोनों जगह पे रहते हैं, जैसे मेढक हो गए। ठीक है, सरीसृप, रेंग कर चलते हैं। उदाहरण में कौन कौन आएंगे? सांप आ जाएगा, छिपकली, और उसके बाद कौन सा है? पक्षी।
इसमें पंख होते हैं, उड़ सकते हैं, अंडे देते हैं, कबूतर, तोता आदि। और उसके बाद स्तनधारी। ये क्या करते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं। उदाहरण कौन से हो गए, मनुष्य हो गए, गाय आदि। मछलियों का उदाहरण, मछलियाँ उभयचर में कौन आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, जो जल और स्थल दोनों पे रहता है। सरीसृप में जो रेंग कर चलते हैं वो कौन आ जाएंगे, तो ये सांप और छिपकली आ जाएंगे। पक्षी में जिसके पंख होते हैं, अंडे देते हैं, तो कौवा, कबूतर, तोता आदि। स्तनधारी में मनुष्य, गाय, भैंस आदि। चलिए अब हम लोग दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे जंतुओं का। तो किसके आधार पे पढ़ेंगे दूसरा वर्गीकरण, तो पोषण के आधार पे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं पोषण के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण। तो पोषण के आधार पे जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। कौन कौन से, तो एक शाकाहारी जंतु हो गए, मांसाहारी हो गए, सर्वाहारी, परजीवी, और एक होते हैं मृतजीवी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शाकाहारी जीव के बारे में। ठीक है, शाकाहारी जंतु के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, शाकाहारी जंतु क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पौधे, घास, फल, पत्तियाँ आदि खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, कौन होता है शाकाहारी, तो जो पौधा, घास, फल, पत्तियाँ आदि खाते हैं वे शाकाहारी होते हैं। जैसे गाय, बकरी, घोड़ा आदि। अब शाकाहारी के बाद कौन से आएंगे जंतु, तो मांसाहारी आएंगे। ठीक है, तो मांसाहारी में जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं का जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। दांत इनके जो होते हैं तेज और नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं दांत इनके, तेज और नुकीले। तेज और नुकीले क्यों होते हैं, तो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। और इनके उदाहरण कौन है मांसाहारी के, तो इसमें आ गए शेर, बाघ, भेड़िया आदि। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वाहारी जंतु। कौन सा जंतु, तो सर्वाहारी जंतु पढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं,
दोनों खाते हैं। क्या क्या? तो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या होते हैं? तो जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका उदाहरण कौन है? मनुष्य पूछा गया था। मनुष्य किसमें आते हैं? ठीक है, सर्वाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं या शाकाहारी होते हैं। तो मनुष्य कैसे होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में ही पूछा गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मृतजीवी जंतु। तो ये क्या करते हैं? जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। ठीक है, वो मृतजीवी जंतु कौन होते हैं? ये मरे हुए जीवों को खाते हैं। और इसके उदाहरण क्या है? गिद्ध, गिद्ध मरे हुए जीवों को खाता है। लकड़बग्घा आदि। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा और लास्ट, परजीवी जंतु। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, परजीवी जंतु भी। तो ये क्या होते हैं? जो दूसरे जीवों के शरीर पर या अंदर रहकर भोजन करते हैं। ठीक है, दूसरे जीवों के शरीर पे आश्रित रहते हैं। दूसरे जीवों के शरीर पर या अंदर रहकर भोजन लेते हैं। इसके उदाहरण क्या है? जू, मच्छर, फीताकृमि आदि। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा वर्गीकरण है? तो प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अभी का क्लास यही समाप्त करते हैं, आज का क्लास। और प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही आपको यूपी टेट का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। टाइम बहुत कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करने की ज़रूरत है। तो 15 दिन का टारगेट है, 15 दिन में कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, और उसके बाद हम लोग पेड़ पौधे एवं जंतु उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए होंगे वो हम लोग देखेंगे।